नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एंड शो में। मैं हूं नीरज और इस वक्त मार्केट की जो हालत है आप सबको मालूम ही है कि हर सेकेंड डे पे एक बड़ी फॉल आती है। रीजंस बहुत सारे हैं। इस समय वॉर चल रहा है, वो एक बड़ा रीजन है। उसके बाद फिर सर्टेनिटी नहीं है कि वो वॉर कब खत्म होगा। क्रूड ऑयल भाग रहा है, करेंसी वीक हो रही है, मल्टीपल रीजंस हैं। ऐसे में एक बड़ा क्वेश्चन उठ रहा है कि मार्केट में इस समय हो क्या रहा है, उसको कैसे समझा जाए, अप्रोच क्या होना चाहिए मार्केट के लिए। और एक दूसरी बात ये आ रही है कि अगर मान लीजिए कोई आदमी निवेश करना चाहता है, बहुत सारे लोग सलाह दे रहे होंगे कि अभी आप लीजिए, यही मौका है, बॉटम कभी मिलेगा नहीं। लेकिन जब भी आप खरीदते हो उससे 5% और नीचे मिलता है आपको। तो अगर कोई लेना चाहे तो क्यों ले और कहाँ ले, और ये मान के ले क्या कि यहाँ से भी 15% और गिरेगा तब उसको लेना चाहिए। ये सारे ऐसे सवाल हैं जिसको समझने के लिए आज हमने स्पेशली बुलाया है अनिरुद्ध गर्ग जी को, जो इन्वेस्टसेट के फंड मैनेजर सीईओ हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो इनका एक इंटरव्यू हम लोगों ने काफ़ी पहले किया था, तो बड़ी दिलचस्प बातें की थी और बहुत लोगों ने उसको लाइक किया था। हमने सोचा फिर से अनिरुद्ध के पास चले जाएं। अनिरुद्ध, बहुत बहुत स्वागत है एन शो में। और जैसा कि हमने कहा कि पहले तो हमें आप मार्केट समझाइए, जो आप समझ रहे हैं वो हमारे लोगों को समझाइए। नमस्कार नीरज जी, थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। और आपसे और आपके शो पे आपके श्रोताओं से बात करके हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है। देखिए सर, ये मार्केट जब मार्केट में ऐसा रैपिड फॉल आता है ना, तो जैसे आपने बोला कि हर आदमी बताता है कि एक बॉटम है और वहाँ से 5% फिर और नीचे मिलता है। ये मार्केट की नेचर है। देखिए, कभी भी आप चाहें, जैसे ये एक मार्केट की फेमस सेइंग है कि मैंने बॉटम पे लिया, तो या तो मैं झूठ बोल रहा हूँ या मेरी किस्मत बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन अगर हम एक लॉन्ग रन पर्सपेक्टिव से देखें, इसको 2020 में लेके जाइए। 2020 में मार्केट का फॉल आ रहा था। हम 12,400-500 से लेके 7,500 तक गए। ठीक है? अगर आपने 8,500 पे भी लिया, जिसके बाद 2 दिन में 7,500 आया, क्या आज आपको वो टाइम याद आता? तो अगर हम ध्यान से सोचे तो इस पे फोकस हमारी मार्केट का हद से ज़्यादा है कि ये 5% कैसे बचाए जाएँ, रेदर देन कि इंडियन मार्केट्स अगले 3 साल में हमें क्या दिखा सकती हैं। ये हुआ पॉजिटिव बात। लेकिन नेगेटिव जो थोड़ा-सा मैं इंडियन मार्केट्स में इस बार देख रहा हूँ कि अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें, तो सबसे वीक मार्केट अगर कोई है, तो वो इंडिया की मार्केट है। जो लेवल्स हम पहुँच गए हैं, वो दुनिया में और कोई मेजर इकोनॉमी के जो इंडेक्सेस हैं, मेजर या सब मेजर, वो कोई नहीं पहुँचा है। जैसे अप्रॉक्सिमेटली अगर हम बोलें तो 21,700 पे हमारा 1000 डे मूविंग एवरेज है। ओके, तो ये 1000 डे मूविंग एवरेज एक बुल रन में इंडियन मार्केट्स को बहुत ही कम 2011 या 13 में हमने एक बार देखा था, वरना बुल मार्केट में तो कभी भी हमें देखने को नहीं मिला। तो मेन प्रॉब्लम इंडिया की ये नहीं है कि ये फॉर वॉर कब रुकेगा और कब चीजें ठीक होंगी। मेन प्रॉब्लम ये है कि हम स्ट्रक्चरली उतना स्ट्रांग बाजार नहीं है जितना कि वर्ल्ड मार्केट्स और देखने को मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया को इसका बर्ंट देना पड़ रहा है। बट ऑफ कोर्स, सेइंग दैट, वैल्यू भी एक बहुत बड़ी चीज है। कहीं न कहीं हर तरह के स्टॉक में, हर तरह के सेक्टर में कहीं न कहीं वैल्यू इमर्ज हो जाती है। किसी की थोड़ी पिटाई करके हो जाती है, किसी की ऊपर हो जाती है जिसमें ग्रोथ ज़्यादा दिखती है। तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं इंडियन मार्केट्स भी अब एक अच्छे और अच्छे से बहुत अच्छे वैल्यू ज़ोन में एंटर कर चुके हैं। एग्ज़ैक्ट बॉटम 22,000 पे होगा, 22,300 पे होगा या 21,500 पे होगा, ये बहुत डिफ़िकल्ट है कहना, और मैं ऐसे सोचता हूँ कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप अपना माल लेके अगर 1 महीना शांति से बैठ सकते हैं बगैर सोचे, तो आप इस मार्केट में से भी पैसे कमा के निकलेंगे। ओके अनिरुद्ध, हम लोग इस पे बात करेंगे। पहले मुझे आपने कहा कि स्ट्रक्चरली हमारा मार्केट वीक हुआ है और अब काफी वैल्यू जोन पे आ गया है। तो मुझे ये समझाइए कि हमारा मार्केट इतना वीक क्यों हुआ है। और उसके मल्टीपल रीजंस हैं, आपको जो सबसे सुटेबल लगता हो वो में समझाइए। वॉर है, क्रूड है, ग्रोथ है, एफआईआई की सेलिंग है, करेंसी है। क्या रीजन है कि इंडियन मार्केट इतना अनअट्रैक्टिव लगता है एफआईआई को। कोई पैसे डालना नहीं चाहता और डीआईएस डाल डाल के थक गए बेचारे। क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, ये 2-3 रीज़न है जी इसके। सबसे पहले तो कि एफआईआईज़ अगर हम देखें पिछले 3 साल से बेच रहे हैं, तो वो क्यों बेच रहे हैं? वो इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि उनको दूसरी जगह जो ग्रोथ अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, वो इंडिया से बेटर मिलती हैं। आप एक स्टॉक को बेच के दूसरा स्टॉक क्यों लेंगे? जैसे मैं क्लासिक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि पिछले 5 साल में एचडीएफसी बैंक में पैसे क्यों नहीं पड़े, जबकि एक स्टेट बैंक जो कि इन टर्म्स ऑफ लेंडिंग क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है,
उधर क्यों है, उधर पैसे क्यों पड़ रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि जो पैसा है स्टॉक मार्केट में वो हमेशा ग्रोथ को चेज़ करता है। तो इंडियन मार्केट में पिछले 2 साल से ग्रोथ कंसर्न्स हैं। हमारी अर्निंग अपटिक हम सोचते हैं अब आएगी लेकिन नहीं आ रही। तो सबसे पहला रीज़न जो इंडियन मार्केट्स एफआईआईज़ के लिए अट्रैक्टिव हुई वो ग्रोथ कंसर्न्स थे। दूसरा, हम इस बुल रन के सबसे बड़े बेनिफिशियरी थे। हम 7,500 से 6,000 सॉरी 26,300 साढ़े 300 तक गए। तो कहीं न कहीं हमारी जो वैल्यूएशंस थी वो भी एग्ज़ैजरेटेड थी। और जब वैल्यूएशन एग्ज़ैजरेशन और ग्रोथ कंसर्न्स दोनों आ जाते हैं तो मार्केट ऑफ कोर्स अ, एक इन्वेस्टर है जो बाहर से आ रहा है, उसके लिए अनअट्रैक्टिव हो जाती है। सेकंड मैं ये कहूँगा कि हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बहुत इन्वेस्टर फ्रेंडली नहीं है। हमें हम्म, अभी हम शुरू ही हुए थे और हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एफआईआईज़ पे लगा रहे हैं जो वर्ल्ड में कहीं नहीं है। तो कहीं न कहीं ये जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, जो एफआईआईज़ को अट्रैक्ट करने की जगह रिपेल कर रही हैं, तो वो मुझे लगता है कि थोड़ी-सी प्रॉब्लम है। कहीं न आप देखिए इस बजट में भी अगर हम देखें तो एसटीटी बढ़ाया गया। क्या हम्म, इंडियन मार्केट में इतनी ज़्यादा रिटर्न्स हैं कि यहाँ पे जो निवेशक है, वो लॉस भी सहे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी दे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी दे और इतनी बुरी रिटर्न्स के बाद पिछले 2 साल की आप एसटीटी भी बढ़ा रहे हैं। तो कहीं न कहीं गवर्नमेंट को ये देखना पड़ेगा कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं, उनकी हमें आवभगत करनी पड़ेगी रादर देन उनको हम रिपेल करें। अभी हम इतनी मैच्योर मार्केट नहीं बने हैं कि हम अपने लोग जो हमारा मतलब हमारी मार्केट तो अभी डीप है ही नहीं। आप देखिए ना ग्लोबल एलोकेशन का 2 से 3% पैसा इंडिया में आता है। अगर हमें हम्म, इसको 10-12% पे लेके जाना है अगले 10-15 सालों में, तो हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर फ्रेंडली रहना पड़ेगा। तो ये कहीं न कहीं हमें लगता है कि हमारी गवर्नमेंट की थोड़ी-सी प्रॉब्लम रही है। दूसरी चीज़ कि जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो स्ट्रक्चरल चेंज वर्ल्ड में आया है, देखिए हम उसको हर आदमी माइक्रो लेवल पे भी फ़ील कर रहा है, आप भी कर रहे होंगे, हम भी कर रहे हैं अपनी ऑर्गनाइज़ेशन में, व्हिच इज़ एआई। तो कहीं न कहीं एआई के आने से हम जो मार्केट्स एआई पे ज़्यादा डिपेंड कर रही हैं या जिनके पास एआई इंफ्रास्ट्रक्चर या एआई इम्प्लीमेंटेशन इंडिया से बेटर है, वो बेटर हैं। सपोज़ करिए आप कोरिया की बात करिए, 17, 18, 19 मल्टीपल पे और ग्रोथ इंडिया से डबल, ट्रिपल तो कहीं न कहीं ये मार्केट्स अट्रैक्टिव हो जाती हैं। तो हम्म, एआई भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इंडियन मार्केट्स को पीछे धकेलने का। इंडिया का एक बहुत मेजर कंपोनेंट आईटी, पहले एक कोड लिखने के लिए मैं आपको अपनी ऑर्गनाइज़ेशन का एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि सपोज़ करिए हमें भी ऑटोमेटेड कोड लिखना होता था, तो हमें अप्रॉक्सिमेटली 20 दिन लगते थे। अब हम 20 घंटे से पहले कर लेते हैं और हमें किसी भी कोडर की ज़रूरत नहीं है। तो कहीं न कहीं एक बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज वर्ल्ड में आया है। जब 1999 2000 में डॉट कॉम बबल के टाइम पे जब वर्ल्ड कंप्यूटर्स को अडॉप्ट कर रहा था, तो इंडिया उसमें लीडर था। कंपनीज़ जैसे इन्फोसिस, विप्रो वगैरह इन लोगों ने हमारा जो ट्रांज़िशन टुवर्ड्स कंप्यूटर था, वो लीड किया था। लेकिन इस बार पिछले अगर हम 10 एक साल में देखें, इंडियन एंटरप्रेन्योर की कहीं न कहीं हम फोरम्स में भी बात करते हैं कि हम्म, टू बिकम द नंबर 1 इन द वर्ल्ड और टू मेक समथिंग व्हिच ओनली वी हैव इन द वर्ल्ड। फॉर एग्जांपल आप यूएसए को देखिए नीरज जी। उनके पास चैट जीपीटी बनाया उन्होंने, अब एंथ्रोपिक बनाया। अगर हम ताइवान को चाइना को हम सब जानते हैं, दे आर द मास्टर्स इन रिवर्स इंजीनियरिंग। उनकी कार्स, उनकी कैपिटल गुड्स, उनकी हर चीज़, सारी दुनिया चाइना को कंज़्यूम करती है। अगर हम छोटी-छोटी कंट्रीज़ देखें जैसे ताइवान, तो वहाँ पे ताइवान सेमीकंडक्टर्स है। अगर हम कोरिया को देखें वहाँ पे सैमसंग वगैरह चिप्स बनाते हैं। लेकिन इंडिया में अगर हम बोलें कि हाँ, हम किसी चीज़ में नंबर 1 हो, तो कहीं न कहीं वो एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट पिछले कुछ सालों में कम हुई है। तो कहीं न कहीं हम्म, हमें ऐसा लगता है कि सरकार को जो बिज़नेसेस अभी एक्जिस्ट ही नहीं करते, जो बिज़नेस जैसे क्या हुआ था 90 अगर हमारे हम 2 सेक्टर्स बोलें, फार्मास्यूटिकल्स और आईटी, इनको हम्म, बहुत अच्छे सॉप्स दिए गए थे, जिस टाइम पे इन्होंने डेवलप होना था। टैक्स फ्री विंडोज़ दी गई थी, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला था। लेकिन आजकल ठीक है, गवर्नमेंट पीएलआई वगैरह से अपना एफर्ट डाल रही है, बट ऑल दीज़ सेक्टर्स आर समथिंग इन व्हिच इंडिया कैन लीड। वी हैव दैट एबिलिटी। अगर हम एंथ्रोपिक का क्लॉड कोड बोलें, तो अगर आप उसके पीछे देखेंगे तो आपको इंडियंस दिखेंगे। तो हम बाहर जाके तो कर सकते हैं, पर इंडिया में नहीं कर सकते। इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन थोड़ी कम समझ आती है। तो ऑल दीज़ रीज़न्स मुझे लगता है 3-4 रीज़न्स ऐसे इंडिया के लिए बन गए हैं। हम्म, वैल्यूएशन एंड ग्रोथ कंसर्न्स नंबर 1, लैक ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ नंबर 2 एंड हम्म। थर्ड जो एआई में हम थोड़ा पीछे रह गए हैं नंबर 3। ऑल दीज़ हम्म। रीज़न्स आर मेकिंग इंडियन मार्केट्स लेस अट्रैक्टिव टू एफआईआईज़। जो एआई वाली बात कही उसको मैं अभी एक्सप्लेन कराऊंगा आपसे, लेकिन मुझे दो जो क्वेश्चन आपने शुरू में रखे ना, कि एक तो गवर्नमेंट का अप्रोच और दूसरा वैल्यूएशन का।
आपको याद होगा कि जब बजट आया उसी समय एसटीटी बढ़ा दी गई, जो कि 1 अप्रैल से इंप्लीमेंट हो गई है। तो उस समय आईटी विभाग ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसको एक एफएक्यू जारी किया था। उसमें उन्होंने लिखा कि इतना जबरदस्त वॉल्यूम, इतना ज्यादा ट्रेडिंग होती है कि जीएसटी के जीडीपी के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है, तो टैक्स क्यों ना बढ़ाया जाए। क्या आपको लगता है कि सरकार की अभी भी सोच है कि ये एक सट्टे बाजार वाला मार्केट है, बहुत पैसा लोग यहाँ बनाते हैं, इनसे कितना भी पैसा वसूल लो, खूब टैक्स लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, और एफआईआई छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं? दूसरा इसी से ज्वाइंट क्वेश्चन ये है कि जब हम वैल्यूएशन की बात करते हैं, तो जब हमारा मार्केट महंगा था और एशियन मार्केट में पैसा जा रहा था, कोरिया में जा रहा था, हांगकांग में जा रहा था, चाइना में जा रहा था, अब वो भी गिरे, हम भी गिरे, तो वो रिलेशन तो अभी भी मेंटेन है। वो तो सस्ता हुआ ही नहीं हमारा मार्केट, हम भले ही गिर गए हो, लेकिन वो भी गिरे तो और सस्ते हो गए। तो अब इन दोनों को जोड़ के बताइए कि एक तरफ सरकार की सोच ये और दूसरी तरफ अपना मार्केट भी सस्ता नहीं हो रहा है। देखिए जी, सरकार की सोच के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझाता हूँ। सरकार की सोच कि हम टैक्स वसूल लें, इसको सोच के तो वही सोने की मुर्गी वाला जो एक छोटे होते हमें सिखाते थे, वो याद आता है कि अभी तो इंडियन मार्केट मतलब एक तरह से कह सकते हैं अंडे से निकला है। 2-3% ऑफ द ग्लोबल कैपिटल हम अट्रैक्ट करते हैं और अभी हम बोले कि हाँ, हम इसको रिग्रेसिव बना दें, ये एक अच्छी प्रोग्रेसिव सरकार की सोच नहीं है। दो आई डोंट हैव एनी पॉलिटिकल व्यू बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे काम में, हमारे काम में जहां हम स्टॉक मार्केट को, फाइनेंशियल मार्केट्स को समझते हैं, रिग्रेसिव बिहेवियर स्टॉक मार्केट में कभी भी अप्रिशिएट नहीं नहीं किया जाता। तो आपको ये मार्केट ऐसी है कि आपको 4 दिनों में सच दिखा देती है। तो कहीं न कहीं ये टाइम नहीं लगाती है। इसको एक अगला इलेक्शन नहीं चाहिए, ये अगले 1 साल में ही बता देगी कि हाँ भैया, हमें आपकी ये अप्रोच अच्छी नहीं लगी। तो कहीं न कहीं सरकार को रीथिंक करना ही पड़ेगा, हमें एफआईआईज़ को वेलकम करना ही पड़ेगा, उनको रिग्रेशन की जगह एप्रिसिएशन देना पड़ेगा, उनको कुछ सॉफ्ट देने पड़ेंगे कि भैया दूसरी जगह से हम ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, आप प्लीज़ हमारे यहाँ आइए। जो बात आती है रिलेटिव वैल्यूएशन की, देखिए रिलेटिव वैल्यूएशन से क्या है कि कोई भी एसेट, एक एसेट ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है, बट दूसरे एसेट में भी जब वैल्यू आ जाती है, तो पैसा वापस आना शुरू हो जाता है। ये ओवर द टाइम देखा गया है। ऐसे टाइम पीरियड्स रहे हैं जैसे 1996 से लेके 1999 तक इंडियन मार्केट्स वीक होती थी, पर कुछ ना कुछ जो अच्छी कंपनीज़ हैं, इंडिया में अभी भी कुछ अच्छे सेक्टर्स हैं, जो कि पिछले साल 2 साल में अगर आप देखिए ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ कर रहे हैं। तो जब मार्केट्स गिरती हैं तो कहीं न कहीं वो सेक्टर्स भी सोल्ड आउट हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली जब मार्केट में वैल्यू आती है, जो सेक्टर्स मार्केट में ठीक हैं, उन सेक्टर्स में कहीं न कहीं पैसा वापस आना शुरू हो जाता है और एफआईआईज़ भी वापस देखना शुरू कर देते हैं। तो ऑफ कोर्स अगर आज आप बोले कि जो अट्रैक्टिव सेक्टर्स हैं या जो ग्रोथ सेक्टर्स हैं वो भी गिरे, वो हमेशा ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेंगे। लेकिन कहीं न कहीं इंडियन मार्केट्स जो हैं, इंडियन सेक्टर्स जिनमें ग्रोथ है, वो भी वापस अट्रैक्टिव होना शुरू हो जाएँगे। अच्छा, अब एआई की भी अगर हम बात करें, मार्केट में क्या होता है ना कि किसी चीज़ को शुरू में तो समझ नहीं आता। एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि अगर आपको ये पता था तो 6 महीने पहले उस हिसाब से प्लेसमेंट इंडिया को लेके एआई की क्यों नहीं करी गई? पॉइंट क्या है ना कि मुझे अब ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं एआई फैक्टर जो इंडिया का जो लैग है, वो ओवर एक्ज़ैजरेट हो गया है। कहीं न कहीं हम इंडिया इज़ फुल ऑफ वेरी इंटेलेक्चुअल माइंड्स और कहीं न कहीं अगर हमें पता इस चीज़ की रिकॉग्निशन हो गई है कि हम एआई में पीछे रह गए हैं, तो कहीं न कहीं अगले साल 2 साल में अच्छी कंपनीज़ इंडिया में ये जो गैप है इसको फुलफिल कर ही देंगी। तो अब वो कंपनीज़ बहुत अच्छे वैल्यूएशंस में मिलना शुरू हो जाएँगी। तो कहीं न कहीं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप इन कंपनीज़ को एक्युमुलेट कर सकते हैं और ये जो एक लॉन्ग टर्म निवेशक है, जो लंबा सोचता है, वो भी यही सोचेगा कि हाँ, धीरे-धीरे इन कंपनीज़ पे वापस फ़ोकस करा जाए क्योंकि अनिरुद्ध, ये सस्ती मिलनी शुरू हो गई हैं। इसमें एक मुझे प्रॉब्लम दिखती है एआई वाले क्वेश्चन में। हुँ, हम लोगों ने देखा कि जिस तरह का कैपिटल चाहिए एआई कंपनियों को, मतलब आप देखिए वहाँ 300-400 बिलियन डॉलर का कैपेक्स एक-एक साल में एक-एक कंपनी कर रही है। हमारा तो वैल्यूएशन उतना ही नहीं, उतनी बड़ी तो कंपनी नहीं कोई, तो हुँ, कैपेक्स को तो छोड़ ही दीजिए आप। जो हमारी टॉप लीडरशिप है कंपनीज़ की, आईटी की खास तौर पे, मुझे अभी तक ऐसा लगता है कि उनकी ये सोच ही नहीं है कि हमें एआई से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट बना। अभी भी वो जो कोशिश कर रहे हैं एआई की ट्रेनिंग की, कि मैं एआई चलाना सीख लूं, चैट जीपीटी कितना अच्छा चला लेते हैं हम, कितने अच्छे प्रॉम्प्ट बना लेते हैं, वो इस पर ज्यादा फोकस है उनका कि हम ट्रेनिंग करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे। क्या अब वो समय आ गया है कि आपको थोड़ा सा आगे बढ़ के जो 30-40
1000 करोड़ की बैलेंस शीट में कैश पड़ी हुई है, उसको आप इन्वेस्ट कर, अच्छा मान लीजिए आप नहीं खरीद बना पा रहे हैं, आपके पास इतनी बैंडविड्थ नहीं है, तो किसी एंट्रोपिक में जाके स्टेक ही खरीद लो 2%। देखिए सर, एक बड़ी सिंपल बात है, मार्केट ने ना पिछले 16-17 सालों में एक चीज़ समझाई है, या तो आप हम्म, टाइम पे चीज़ कर लीजिए या बाज़ार हम्म, आपसे करवा देगा। तो हम्म, चाहे वो इन्फोसिस है, चाहे वो विप्रो है, चाहे वो इनके लीडर्स हैं, अगर ये नहीं करेंगे, इंडिया हम्म, की एआई को रोकने का दम किसी और मतलब किसी भी आदमी में नहीं है। तो राइट। इंडिया एक 150 करोड़ लोगों का 150 करोड़, जो कि जिस पे एजुकेशन लेवल्स बहुत हाई हैं और हम्म, उस वजह से इंटेलिजेंस बहुत है। तो अल्टीमेटली इंडिया का एआई कोई भी रोक नहीं पाएगा। दिस थिंग इज वेरी वेरी क्लियर। अल्टीमेटली वी विल कम इन, एंड अगर ये नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। और कैपिटल की दुनिया में कोई कमी नहीं है। हम्म, इंटेंशन की कमी जरूर हो सकती है, कैपिटल की दुनिया में इस टाइम पे कोई कमी नहीं है। और इंडिया जैसे नेशंस की तरफ कैपिटल अट्रैक्ट होगा ही होगा, और इंडिया अगले कुछ साल में यही करेगी। हाँ, ये लोग आगे हैं, अगर ये कर लेते हैं बहुत अच्छा है, वरना देखिए पहले इन्फोसिस आई थी, विप्रो आई थी, आज कोई और आ जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या कहते हैं ना कि पानी ने तो अपना जो रास्ता रास्ता है वो ढूंढ बना ही लेना है। लेना है, ग्रोथ ने अपना रास्ता बना ही लेना है। तो अल्टीमेटली इंडिया की एआई जो रोड है वो अपना रास्ता बनाएगी, और बहुत बढ़िया रास्ता बनाएगी। सिर्फ थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है, करंटली अगर हम मार्केट के सिनेरियो पे देखें, अगर हमारे हम्म, पास एआई कंपनीज होती तो हम वो 99 2000 में जैसे इंडिया में आईटी इंडेक्स का की परफॉर्मेंस आई थी, चलो उतनी नहीं, लेकिन एक अच्छी परफॉर्मेंस एक इंडेक्स लीड कर रहा होता, जिसकी इंडिया में करंटली कमी है। अल्टीमेटली इंडिया के एआई को रोका तो नहीं जा सकता, आएगी तो है। आई एग्री। बहुत सारी कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं, लेकिन मुझे तो कई बार लगता है कि हमारी सरकार भी बहुत देर से जागी एआई के मामले में, और जागी जो किया उसका ऐसा भद पिटा गलगोटिया हो गया वहां पे तो खैर एनीवे बिल्कुल। छोड़ देते हैं, क्योंकि एआई की सीरियसनेस तो मुझे अभी गवर्नमेंट में कम दिखती है। लेकिन अभी एक दूसरे टॉपिक पे आते हैं जो और करंट है। मैं अभी थोड़ी देर पहले इंटरव्यूज पहले देख रहा था कि हमारी इंडियन क्रूड बास्केट की क्या हालचाल है। तो लास्ट ईयर अप्रैल से फरवरी तक हमारी जो क्रूड बास्केट है 70 के आसपास, 65-70 के आसपास थी। मार्च में बिल्कुल। अचानक से वो 125 की क्लोजिंग थी। तो अगर आप एवरेज निकालेंगे तब भी वो 71 72 से ज्यादा इस साल फाइनेंशियल ईयर की नहीं है, लेकिन लास्ट का 1 मंथ बहुत ज्यादा गया है। अब यहां से भी अगर बहुत इंप्रूव होगा तब भी मुझे नहीं लगता कि बास्केट अपनी 90 से नीचे आएगी, क्योंकि स्पॉट प्राइस बहुत ज्यादा है, 150 180 तक चले गए हैं। क्या क्रूड हमारी जो स्टोरी है जीडीपी वाली ग्रोथ वाली उसको डेंट कर, क्योंकि एक क्वार्टर का एक महीना गया सिर्फ, लेकिन मैं श्योर हूं कि ये क्वार्टर तो खराब किया ही उसने, एनुअल ग्रोथ पे भी ये इम्पैक्ट डाल देगा। अब अनफॉर्चुनेटली अगर वो अप्रैल भी निकल गया, वॉर नहीं रुका और क्रूड ऐसे ही चलता रहा, जो कि बास्केट अब कर ही देगा आपको, क्योंकि रिवाइव करने में फिर से पूरे गैस और एनर्जी प्लांट को अप एंड ऑनलाइन करने में 6 महीने लगेंगे और पैसे बहुत लगेंगे। तो बास्केट अपने आप 90 के आसपास जाएगी। क्या आपको लगता है कि ये हमारे लिए ग्रोथ को कम से कम आधा 1% चैलेंज करा देगा? क्योंकि अब सबसे ज्यादा चिंता मुझे लगता है आरबीआई गवर्नर साहब को होगी। दुनिया में युद्ध कहीं भी हो रहा है, लेकिन परेशान वो होंगे कि यार बढ़ाऊं कि ना बढ़ाऊं, बढ़ाता हूं तो प्रॉब्लम, नहीं बढ़ाता हूं तो प्रॉब्लम। तो आप बताइए कैसे आप देख रहे हैं सिनेरियो? सर इसका ना मैंने मेरे देखने का नजरिया एक ही है, और मैंने देखा है कि 90% टाइम तो वो ठीक ही रहा है ओवर द लॉन्ग रन। मैं क्या कैसे है कि एक इसको हम एक स्टोरी की तरह समझाते हैं कि एक जायंट था जो सोया हुआ था। ओके। अब वो जब तक बारिश नहीं हुई उसको पता ही नहीं लगा कि हाँ उठ के कुछ करना भी है। तो ये वर्ल्ड ओवर मैंने इवेंट्स में देखा है, जब भी कोई बड़े इवेंट्स होते हैं, इनसे क्या होता है, एक शेक थ्रू होता है, और सरकारें जो सोई होती हैं, जिनको लगता है कि हाँ ठीक है चल रहा है, वो चल रहा है एटीट्यूड वो चेंज करती हैं। अब आप सेम चीज को कोविड के टाइम लेके जाइए, जब जो कि हमारे सारे श्रोताओं ने मेरे ख्याल से मोरलेस देखा ही है, या और वो मार्केट्स में भी उस टाइम पे थे। तो कोविड के टाइम पे अगर हम यही चीज बोलें कि भैया बंद हो गया सब कुछ, और जीडीपी नंबर्स को देखें तो कितना बड़ा हिट आएगा, और ग्रोथ तो छोड़िए, ये तो शून्य के करीब चीजें जा रही हैं, और सब बंद हो गया, तो अब क्या समझ आएगा। तो उस टाइम पीरियड पे अगर हम, मुझे आज भी याद है कि एक वीडियो आया था और बहुत ही मैं हंसता था उसको देख के, कि एक आदमी ने किसी को छुआ, तो उसने आगे दो को छुआ, और उसने दिखाया कि अराउंड 45 डेज में वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन खत्म हो गई। तो मैंने कहा कि अब इसमें अगर ये होगा तो फिर शेयर मार्केट को देख के क्या फायदा।
ठीक है, फिर पैसे का करेंगे भी क्या? तो क्या होता है सर, जब ये ऐसे बड़े इवेंट्स होते हैं ना, तो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट्स, कुछ ना कुछ मॉनेटरी जो वर्ल्ड बैंक्स हैं, जो मॉनेटरी बैंक्स हैं, जो मॉनेटरी पॉलिसीज हैं, कुछ और जो हथियार इनके पास हैं, जो इन्होंने सोचे नहीं होते कि ये निकालेंगे, तो कहीं न कहीं वो निकल जाते हैं। तो उनके कारण जो और मार्केट्स की एक बड़ी अच्छी बात है, मार्केट करंट सिचुएशन को नहीं देखता। मार्केट, मैं ये नहीं कहता कि मार्केट को पता था कि ये वॉर होगी, लेकिन मार्केट इन वॉर्स को, इन कोविड्स को, इन एशियन क्राइसिस को, इन डॉट कॉम बबल्स को, इन 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस को, इन सबको देख के एक अच्छा बेस, जब केओस एंड कंफ्यूजन होती है, वहां पे एक अच्छा बेस बना के अगले 2-3 साल की ग्रोथ को फैक्टर इन करने लग जाता है। तो जब भी ऐसी सिचुएशंस आए, मुझे ऐसा लगता है कि रैदर देन थिंकिंग अबाउट द प्रेजेंट, क्योंकि इसको तो सब डीपली एनालाइज कर रहे हैं, मतलब एवरीबॉडी जिसके पास जितनी नॉलेज है, सब नॉलेज इस करंट सिचुएशन को एनालाइज करने में लगी हुई है। रैदर ये देखना चाहिए कि अगले 2 साल में क्या हो सकता है, कि अगले 2 साल में क्या चीजें हमारे ग्रोथ का फैक्टर बन सकती हैं, क्योंकि करंट केओस एंड कंफ्यूजन को हमेशा ओवर एग्जैजरेट और ओवर एनालाइज करा जाता है। ये मेरी सोच है। तो अगले 2 साल में क्या क्या बनेगी फैक्टर्स ग्रोथ के लिए? सर देखिए, हमारी पहले भी बात हो रही थी, तो मैं तो यही सोचता हूँ कि हमें ये बिल्कुल माइक्रो देखना चाहिए कि माइक्रो लेवल पे ग्रोथ हमें कहाँ देखने को मिल रही है। तो सबसे बड़ी बात जो हमारी आपसे पहले भी बात हुई थी, कि हमें ये लगता है कि इंडिया का एफडी कल्चर से इक्विटी कल्चर की तरफ जो मूवमेंट है, वो हो चुका है। ये एक दरवाजा था जो, जिसको आज से 6, 5, 7 साल पहले तक सट्टा बोला जाता था। और जो जो भी आदमी स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में कभी इन्वेस्ट नहीं करता था, वो उसको सट्टा बाजार या सट्टा मार्केट बोलता था। अब क्योंकि राइट। इन्वेस्ट करने लग गए और यहाँ पे अच्छे प्रोडक्ट्स भी हैं, जैसे कि सपोज करिए कि आपका मन है कि मैं इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, तो यहाँ पे आर्बिट्राज फंड्स हैं जो 5, 6, 7% की रिटर्न देते हैं, और उनपे आपको वो 30, 32% वाला टैक्स नहीं लगता। तो आपको वहाँ पे लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है, और आपकी रिटर्न्स वहाँ भी अच्छी। तो क्या है ना कि खुल चुका है। तो ये दरवाज़ा हमें ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में कहीं न कहीं इसमें जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है या स्टॉक मार्केट इंटरमीडियरीज़ हैं, यहाँ पे जो रिटर्न है वो अबव एवरेज रहेंगे। दूसरी चीज़ हमें ये लगती है कि जो न्यू एज कंपनी, स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ हैं, जो कि एक आदमी के डे बाय डे जो जिसको बोलते हैं डे बाय डे यूज़ में घुस चुकी हैं। कहीं न कहीं ये कंपनीज़ और बड़ी हो जाएँगी, क्योंकि इन्होंने भी एक ऐसा चेंज किया है। सपोज़ करिए मैं पहले कोलगेट लेता था, ओके? तो मैंने परफोरा कभी ट्राई नहीं किया था। लेकिन अगर एक बार इन्होंने ट्राई करा दिया और मुझे पसंद आ गया, तो कोलगेट की दुकान मेरे लिए हमेशा बंद हो गई। तो करेक्ट। वही जो सामने वाला कोलगेट वाला 5, 10 12% देता था, तो अब मेरे पास प्रोडक्ट है जो मुझे 35-40% तक का भी जो मार्जिन है वो दे सकता है। तो कहीं न कहीं हमें ऐसा लगता है कि ये कुछ कंपनीज़ हैं, इंडिया एक कंज़म्पशन इकोनॉमी तो है, पर कंज़म्पशन के रूल्स इंडिया में चेंज हो रहे हैं, ये कंपनीज़ कर रही हैं। फिर हमें कहीं न कहीं लगता है कि जैसे ये वॉर सेटल होगी और ये जो इन्फ्लेशन के कंसर्न्स बढ़ गए हैं, तो हमें, वैसे तो अगर वॉर को छोड़ दें, तो इंडिया में कोई इन्फ्लेशन कंसर्न्स लंबे चौड़े थे नहीं। तो हमें ऐसा करेक्ट। लगता है कि स्ट्रक्चरल चेंज नहीं था। द अगर क्रूड का राइज़ भी मैं बोलूँ, तो ये एक स्ट्रक्चरल बुल रन में नहीं है। ये एक इवेंट बेस्ड तेज़ी आई है, और जैसे ये इवेंट कंप्लीट होगा, जैसे कोविड में था, कोविड एक इवेंट गुड। था और इवेंट खत्म हुआ तो प्रॉब्लम भी खत्म हुई। जैसे ही वॉर खत्म होगी, वी विल रिटर्न बैक टू नॉर्मलसी। और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है 80 से 90% जो डिस्ट्रक्शन होनी है, या 80 से 90% जो इवेंट है, ये प्ले आउट हो चुका है, क्योंकि ये एक ऐसे नाज़ुक क्या बोलें, एक नाज़ुक जगह पे हो रहा है कि वर्ल्ड इसको बहुत ज़्यादा देर तक अफ़ोर्ड नहीं कर पाएगा। एंड एट द एंड ऑफ द डे, पॉलिटिशियंस आर पॉलिटिशियंस। आने वाले कुछ टाइम में यूएस में फिर से इलेक्शंस हैं, और कहीं न कहीं मिड टर्म में इनको देखना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी सॉल्व हो जानी चाहिए, और कहीं न कहीं वैल्यूएशंस भी बहुत अट्रैक्टिव हो गई हैं। तो ऑल दीज़ कंपनीज़ जो कि अभी लीड कर रही थीं, जो एक्चुअली इंडिया में स्ट्रक्चरल बुल रन में थीं, वो आगे भी स्ट्रक्चरल बुल रन में रहेंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे हम कैसे बोलें कि अगर कौन-सी कंपनीज़ इंडिया में लीड कर रही थी, जो जैसे अगर हम बोलें एआई इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो पावर की जो कंपनीज़ हैं, जो पावर प्रोडक्ट्स में हैं, पावर जनरेशन में नहीं, पावर प्रोडक्ट्स में।
तो जिनमें रेड टेपिज्म नहीं है, जिनके पास प्राइसिंग पावर है, जिनके पास स्पेशलिटी है, उन कंपनीज में अगर आप देखेंगे तो आपको आने वाले टाइम में भी ग्रोथ मिलेगी। जैसे ही ये वॉर की प्रॉब्लम्स होंगी, तो जो लेंडिंग बास्केट्स हैं इंडिया की, जो इंडिया के जैसे हमें इंडिया के पब्लिक सेक्टर बैंक्स बहुत अच्छे लगते हैं, समथिंग लाइक से, नॉट अ रिकमेंडेशन टू बाय एंड सेल एट ऑल, बट अगर मैं बोलूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक बहुत अच्छी बुक, एक बहुत अच्छी बैलेंस शीट, अगर वॉर ज्यादा देर तक नहीं चलती और अगले कुछ दिनों में, यहाँ तक लगाइए अगले 15-20 दिन, महीने में खत्म हो जाती है, तो अगेन जो स्ट्रॉन्ग कंपनी है, अच्छी बुक है, प्रॉब्लम बुक में अभी नहीं है, अगर वॉर आगे नहीं चलती तो अगेन वैल्यूएशन अच्छी है, स्टेट बैंक जैसी कंपनीज, एचडीएफसी बैंक जैसी कंपनीज आगे भी मार्केट में एक अच्छा आपको रिटर्न दे सकती हैं। फिर हमें ये लगता है कि कुछ कंपनीज जो कि ओवर वैल्यू हो गई थी पिछले 2-3 साल 4 साल के रन से, जो यहाँ पे अब बीटन डाउन हो गई है पर फंडामेंटली स्ट्रांग है, नॉट अगेन एन रिकमेंडेशन टू बाय एंड सेल, जैसे कंपनी जैसे एल एंड टी है। अब ये कंपनीज ऐसी हैं कि जो जिनमें ग्रोथ के कंसर्न्स कोई नहीं है, पर ओवरऑल वैल्यूएशन कंसर्न्स आ गए थे। कहीं न कहीं डिफेंस सेक्टर बहुत ही ओवर वैल्यू हो गया था इंडिया में, वो भी अब अच्छा टोन डाउन हो गया। तो कहीं न कहीं ये सारी कंपनीज इनमें, बस अब आपको ये देखना है कि आप यहाँ पे वो कंपनीज खरीदिए जिनकी स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन है। सिर्फ बातें नहीं है, ऑन ग्राउंड सही सही। इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छा कर सकती हैं, और जिनके पास रेड टेपिज्म नहीं है। जब काम करने का मौका आएगा तो वो काम करेंगी रेदर देन वेट करें। तो मेरे लिए प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में देखूं तो मुझे पब्लिक सेक्टर में सिर्फ बैंक्स अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो एक तरह से डिजिटल तरीके से चलते हैं। बाकी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज स्पेशली केपेक्स में अगर देखिए तो वो हमें अच्छी लगती हैं। प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हमें, अब कुछ बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स लेंडिंग में भी अच्छे लगने लगे हैं, वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव हो गई हैं। अगर आप एचडीएफसी बैंक को देखिए, आज मैं सुबह देख रहा था आपसे बात करने से पहले कि मंथली बेसिस पे ओवरसोल्ड कैटेगरी में जा चुका है। तो ये सब कंपनीज कहीं ना कहीं ऐसे ही देखिए, हर बार ये क्योस और कंफ्यूजन का जो कॉम्बिनेशन है, ये आपको चेरी पिक करने देता है बहुत अच्छी कंपनीज, रैदर देन फोकस के उस एक महीने में या 10-15% पे आप फोकस करें। अगर मैं बोलता हूँ आपने 24,300 पे भी लिया और आपने जो लिया वो 15% डाउन हो गया, वैसे तो नहीं हुआ, पर मैं बोलता हूँ आपने पोर्टफोलियो उठाया और वो 15% डाउन है, तो आपका क्या सोचा? आपने वो 15% के लिए थोड़ी लिया था, आपने अगले 3 साल के लिए लिया है, और आपको राइट। अगर अगले 3 साल में लगाइए 14 से 18% की कंपाउंडिंग भी मिले, तो एक बहुत अच्छा एसेट क्लास है। किसी भी एसेट क्लास में 17-18% की अनुज, कंपाउंडिंग आप आपने कहा कि आईटी आईटी सेक्टर प्ले करना या एआई थीम प्ले करना है तो पिक एंड शॉवेल्स मॉडल में जाइए, पावर थीम प्ले करिए। इनडायरेक्टली आप एक्चुअली एआई को प्ले कर रहे हैं, लेकिन आप इनडायरेक्टली उसको प्ले करिए। बैंक में आप कह रहे हैं कि स्टेट बैंक अच्छा है, कोई रिकमेंडेशन नहीं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा दर्शक लोगों। लेकिन आप ये देखिए कि जो बात अभी आपने कही ना कि वो एफडी कल्चर, इक्विटी कल्चर में आ गए, सारे बैंकर्स आपसे नाराज हो गए। पिछले आपको याद होगा ना जब पीक पे चल रहा था तो सब बैंकर्स खुल के बोलने लगे थे कि अरे भाई ये सब पैसा उधर जा रहा है, तो हमको तो मिल ही नहीं रहा डिपॉजिट, तुम्हारा खासा रेशियो ही गड़बड़ हुआ जा रहा है। तो सर मैं आप कह आप रहे हैं कि प्राइवेट की बजाय सरकारी बैंकों पे फोकस करें, राइट? तो सरकारी बैंक और प्लस एआई की थीम थ्रू डेटा सेंटर इनडायरेक्टली। सर देखिए, बैंक्स की अगर मैं बात करूं, दो चीजें अलग अलग है। बैंक्स की अगर हम बात करें, बैंक्स ने हमेशा रोते रहना है, जब इनका पैसा किसी और को जाएगा इन्होंने रोना ही है। लेकिन अगर आप प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बास्केट की अगर आप ग्रोथ रेट देखें पिछले 2 सालों की, तो आप ये देखेंगे कि ग्रोथ रेट तो बहुत अच्छी है। ठीक है, मैं तो सीधी सीधी बात है, अपन बिजनेसमैन है और अपने को देखना है कि बॉटम लाइन और टॉप लाइन क्या है। तो बॉटम लाइन और टॉप लाइन दोनों ही अच्छी हैं, तो इसका मतलब रोने का कोई फायदा नहीं है, जो हेल्थ है वो ठीक है। अब प्राइवेट सेक्टर बैंकों की बात करें, प्राइवेट सेक्टर बैंक सर एक ना लेंडिंग का, हमें बड़े छोटे होते एक चीज सिखाई थी लेंडिंग की, कि अगर आपने लेंडिंग करेंगे तभी तो आप फंसेंगे। करेक्ट। ठीक है, अगर जिन लोगों ने पिछले 10 से 15 साल में बहुत अग्रेसिव लेंडिंग करी, और मैं कहता हूँ अच्छी लेंडिंग करी, तो कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम है एनपीएस की या ग्रोथ की, उन्हीं को तो आएगी। जिनकी दुकान ही पिछले 10 साल से बंद थी, उनकी तो अब बुक्स बननी शुरू हुई हैं, तो उनमें अगले 2-3 साल के लिए तो आपको ग्रोथ दिखेगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्टेट बैंक की जो लैंडिंग है वो एचडीएफसी बैंक से बेटर लैंडिंग होगी, नॉट एट ऑल।
अल्टीमेटली एचडीएफसी बैंक की लेंडिंग ही बेटर होगी स्टेट बैंक से इन टर्म्स ऑफ, क्यों? क्योंकि इनके पास सिस्टम्स अच्छे हैं, इनको कोई गवर्नमेंट के प्रेशर नहीं है, कोई रेड टेपिज्म नहीं है, ब्यूरोक्रेसी नहीं है, करप्शन कम है, जो मैनेजर बैठा है ऑन ग्राउंड पे उसको इतनी पावर नहीं है। तो लेकिन अ, क्योंकि ये बैंक्स एक बार अपने एनपीएस को साफ करके आए हैं, इनकी जो क्या कहते हैं ना, राइजिंग फ्रॉम द एशेज़, वो राइजिंग फ्रॉम द एशेज़ इन्होंने पूरा प्ले किया है, तो कहीं न कहीं अगले मैंने ये देखा है कि हमेशा वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो बड़े हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, जिनको कैपिटल की कमी नहीं है, वो अल्टीमेटली 4, 5, 6 साल अपनी बुक्स बनाते हैं और उनमें उनकी ग्रोथ आती ही रहती है और मार्केट के पास कोई ऑप्शन नहीं होती है उसको रिवॉर्ड करती है, क्योंकि मार्केट भी रिलेटिव देखती है। मार्केट ये नहीं बोलेगी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पिछले 2 साल अच्छे थे, फिर भी मैं पैसे नहीं दूँगा वर्सेस मैं एचडीएफसी को दूँगा। नहीं, मार्केट जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे रिलेटिविटी में बिलीव करती है और जहाँ पे ग्रोथ आ रही होती है अल्टीमेटली उसको रिवॉर्ड करने के अलावा मार्केट के पास ऑप्शन नहीं रहती। यू लाइक डिफेंस सेक्टर, क्योंकि डिफेंस सरकारी है ज्यादातर, और सर डिफेंस ये में बार बार बीच में सेक ये क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे एग्जीक्यूशन का एक इशू है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी ऑर्डर बुक बना ली है, एग्जीक्यूट कैसे करेंगे आप? लेकिन फिर भी स्टॉक्स चले हैं, डिफेंस सेक्टर ने बहुत पैसा बना के दिया, लेकिन अब पीक से करेक्ट भी हुए, फिर चलते फिर करेक्ट होते। डिफेंस पे क्या व्यू है आपका? सर मेरा एक रूल रहा है शुरू से, अब ये सही भी है, गलत भी है, लेकिन जब भी आप इन्वेस्टिंग करते हैं, आपको कोई ना कोई रूल्स तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बनाने पड़ते हैं। तो हमारा हम्म, एक रूल रहा है कि लीडर्स ऑफ द लास्ट रन विल नेवर बी द लीडर्स ऑफ द रन्स कमिंग आफ्टरवर्ड्स। तो हम्म, अगर कोई सेक्टर किसी रन का लीडर हो गया, जैसे अगर हम मैं आपको पिछले 30 साल की हिस्ट्री 2 मिनट में समझाने की कोशिश करता हूँ, कि हम्म, हमने देखा कि 1992 में हर्षद मेहता के टाइम जितने भी सेंसेक्स में स्टॉक्स थे, सबने हम्म, बहुत अच्छा परफॉर्म किया एक्सेप्ट डिफेंसिव्स, जैसे लीवर वगैरह को छोड़ के। तो उसके हम्म, बाद 94 से 99 तक जो रन आया, वो सारा का सारा डिफेंसिव्स और आईटी का आया। अगर हम्म, आप एसीसी वगैरह बोलिए, वो 15-15 साल नहीं चल पाए उसके बाद, हम्म, ठीक है? उसके बाद आईटी ने लीड किया। तो इन्फोसिस 2008 या 2011-12 तक भी या आईटी सेक्टर अपने हाईज़ नहीं लगा पाया। उसके बाद रिलायंस वगैरह ने या रियल एस्टेट ने या कैपिटल गुड्स ने 2008 का रन लीड किया, फिर वो 7-8 साल तक नहीं लीड कर पाए। उसके बाद हम बोलें तो फार्मा ने लीड किया। उसके बाद फार्मा कोविड की वजह से कर गया, बट फार्मा एक बहुत बड़ा लीडर नहीं रहा उसके बाद। फिर अडानीज़ आए, फिर अब आए डिफेंस, रेलवेज़, डिफेंस, रेलवेज़, ये सब जो केपेक्स कंपनीज़ हैं, स्पेशली जो पब्लिक सेक्टर डोमिनेटेड। होता क्या है, इन इस जब भी हम एक वो रन को लीड कर जाते हैं, तो कहीं न कहीं जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन, आप बोलिए क्या इन्फोसिस ने उसके बाद ग्रोथ नहीं करी 99 के बाद? करी। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि मार्केट ने जो एक्सपेक्टेशंस पे जिस भाव पे माल बेच दिया, या जितना ज़्यादा पब्लिक इन्वॉल्वमेंट उन स्टॉक्स में हो गया या जितने वो स्टॉक्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए, वो उसने उस स्टॉक को वापस चलने नहीं दिया, जबकि कंपनी आगे भी चलती रही। तो क्या हम बोलें कि मज़गाँव डॉक या जीआरएससी जैसी कंपनीज़ काम नहीं करेंगी या अपनी ऑर्डर्स बुक एग्ज़ीक्यूट नहीं करेंगी? बिल्कुल करेंगी। इनके बॉटम लाइन में ग्रोथ भी आएगी, लेकिन कहीं न कहीं हमें पब्लिक सेक्टर डिफेंस कंपनीज़ में ये लगता है कि ये पिछले रन की लीडर्स थीं और इनमें जो एक्सपेक्टेशंस बिल्ट इन और जो डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है, वो इनके स्टॉक्स को लीडर नहीं बनने देंगे। तो इसलिए हम इन्वेस्टेड पीएमएस में, जबकि हमने 2022 से लेके 2024 के पीरियड में अगर आपको बताएँ, तो हमारे पास हम्म, 60 से 70% पीएसयू केपेक्स था। लेकिन अब हम्म, हमारे पास ज़ीरो है। अब हमारे पास कोई भी कंपनीज़ नहीं है, क्योंकि कुछ रूल्स मार्केट में बनाने पड़ते हैं। हम ज़रूर चाहते हैं कि चलें, क्योंकि बहुत लोगों के बहुत पैसे इन कंपनीज़ में लगे हुए हैं। बट हमारा हम्म, एक्सपीरियंस ये बोलता है कि जब कोई चीज़ ओवर एक्सपेक्टेशन से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो वो विनर हम्म। नहीं बन सकती। नो डाउट बीच में रिटर्न्स आएँगी, 30-40% के हमें ऐसा लगता है कि बर्स्ट्स ये आएँगे। आपका जो रूल है ना, ये टाइम एंड अगेन सही प्रूव हुआ है, और इसको न मानने का कोई कारण नहीं है। ये बिल्कुल सही रूल है। लेकिन इस रूल के हिसाब से ऑटो सेक्टर अब नहीं चलना चाहिए, क्योंकि उसमें उसने भी पिछले 5, 6, 7 सालों में लीड किया। अगर आप उसका चार्ट देखेंगे ना, तो हुँ। बेसिकली कंजम्पशन थीम अगर हम बोलें, तो उसमें ऑटो सबसे नंबर वन पे था, जिसने लीड किया है, टॉप बना दिया उसने। क्या आपको लगता है कि ऑटो में अब टॉप बन गया है? जीएसटी वाला भी खेल अब खत्म हो गया है, अब वो ऐसे ही हुँ। चलता रहेगा, ग्रोथ आएगी, लेकिन पैसा ऑटो में बनेगा क्या? देखिए, ऑटो सेक्टर में अगर हम बोलें तो ऑन ग्राउंड अगर आप इन कंपनीज़ की देखिए सबसे पहली बात है कि ऑन ग्र क्या ये कंपनीज़ उतनी ज़्यादा
डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं, जितनी कि हम लीडर्स को बोलते हैं। तो ऑटो लीडर तो वो वाली डिस्ट्रीब्यूशन अभी नहीं हमें लगता कि ऑटो सेक्टर में हुई है। क्यों? हम्म, क्योंकि एक वो सेक्टर्स होते हैं कि जिनके अलावा और कोई सेक्टर दिखना ही बंद हो जाता है। तो ऑटो तो हमें ऐसा लगता है कि पिछले 1 साल से, चाहे वो हम थे, चाहे वो कोई और हम्म, थे, इनके बारे में स्केप्टिसिज्म ही चल रहा है। और ये हम्म, जैसे-जैसे इनकी बैलेंस शीट या इनका प्रॉफिट एंड लॉस ग्रो हो रहा है, वो ही ग्रोथ हमें ऑटो सेक्टर में मिल रही है। हाँ, बीच में कभी महँगी हो जाती हैं, फिर पिटाई हो जाती है, फिर सस्ती हो जाती है। अभी मैं 2 दिन पहले आयशर मोटर्स की ग्रोथ प्लान्स पढ़ रहा था। तो आई वाज़ हम्म, अमेज़्ड कि प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में, एक अच्छे प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में जब एक कंपनी रहती है, तो ग्रोथ किस हिसाब से देखी जा सकती है और क्या उनके प्लान्स हैं। तो कहीं न कहीं हमें ये ऐसा लगता है कि ऑटो सेक्टर एक इकोनॉमी का प्रतिनिधित्व है और जैसे-जैसे इकोनॉमी में जूस रहेगा, वैसे-वैसे ऑटो सेक्टर में भी रहेगा और हमें ये नहीं लगता कि ऑटो सेक्टर एक ऐसा लीडर बन गया कि वो और अभी आगे नहीं चल सकता। हमें ऐसा लगता है कि वो एक फंडामेंटल बुल रन में है और एक्सपेक्टेशन से आगे नहीं भागा है। एक्सपेक्टेड जो ऑन ग्राउंड ऑटो सेक्टर के साथ हो रहा है, वो ही स्टॉक मार्केट में दिख भी रहा है। तो हाँ, मैं डिफेंस वाली कैटेगरी में नहीं डालूँगा, लेकिन हाँ, हमें ये लगता है कि हाँ, थोड़ा बहुत महँगा हो सकता है, तो वो करेक्शंस बाय द टाइम या थोड़े बहुत म्यूटेशन बाय द टाइम थोड़ी देर रुक जाता है, बस इतना ही हमें ऑटो सेक्टर के बारे में लगता है। बाकी हम इंडियन ऑटो सेक्टर को लेके, क्योंकि प्रोटेक्टेड सेक्टर इंडियन ऑटो सेक्टर को लेके हम बुलिश हैं। ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, ये क्वेश्चन कुछ लोग कहेंगे फंडामेंटली गलत है, आप भी बोलोगे। मार्केट का बॉटम कहाँ दिखता है आपको? देखिए सर, बॉटम मैं जब भी निकालने की कोशिश करी है, तो गलत ही हाँ, रहा है। हाँ, जब भी हम्म, ज़ोन निकालने की कोशिश करी है, तब ठीक रहा है, कि हाँ भैया, क्या हम एक वैल्यू ज़ोन में हैं और इस टाइम पे मैं ये बोल सकता हूँ कि हम एक बहुत अच्छे ओवरसोल्ड और वैल्यू ज़ोन में हैं। तो रेदर देन, मतलब फाइंडिंग, आपको पता लग जाता है कि जब chaos है, जब एवरीबॉडी इज़ लाइक कि भैया कहाँ तक गिरोगे, खत्म तो नहीं हो जाओगे। हम्म, अरे, $150 क्रूड होगा तो इंडिया के इतने बिलियन डॉलर के हिसाब से इतने दिनों में रिजर्व्स खत्म हो जाएँगे। अरे भैया, ऐसा कुछ नहीं होता। हम्म, मार्केट्स, दे हैव अ टेंडेंसी टू अब्सॉर्ब द बिगेस्ट ऑफ द शॉक्स। हमने 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस भी अब्सॉर्ब किया हुआ है, तो ये ठीक है, ये एक बड़ा शॉक है। देयर इज़ नो वे फॉर अ क्रूड डिपेंडेंट इकोनॉमी के बड़ा शॉक नहीं है। बट हाँ, वैल्यूएशन भी उस हिसाब से सुधर गए हैं। तो हम एक अच्छे वैल्यू ज़ोन में हैं और अगर जिसको ज़्यादा डर लगता है, जिसको लगता है कि मैंने बॉटम वाले दिन लेना ही लेना है, तो भैया हम्म, 20-30 दिन में ले लो, ठीक है? जिसको हम्म, लगता है कि अब 10-1% से प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो एक बार में ले लो। लेकिन अल्टीमेटली ये एक अच्छा वैल्यू ज़ोन है और हम्म, बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि आपके लेने के बाद 5-10% घट गया तो क्या हो गया? अल्टीमेटली तो इंडियन ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है। जो कंपनीज़ इंडिया में हैं, ये इतनी जल्दी बंद होने वाली कंपनीज़ नहीं है और ग्रोथ स्टोरी इनकी टोटली इंटैक्ट है। ये एक इवेंट है और इवेंट इवेंट की तरह ही रोल आउट करेगा। जिस दिन डोनाल्ड ट्रम्प ने हम्म, बोला भैया सब खत्म, थोड़ा हम्म। ढंग से बोला क्योंकि वो रोज़ कुछ बोलते हैं और रोज़ रिट्रैक्ट रोज करते कुछ हैं। बोल- तो अल्टीमेटली किसी ना किसी दिन जल्दी ही आने वाले कुछ टाइम में ये आपने अपने एआई होगा। प्रॉम्प्ट में एक ट्रम्प इंडिकेटर शामिल किया कि नहीं किया? ट्राई करा था और आज हाँ, सुबह ही बात कर रहा था। तो होता क्या है ना, जिस दिन खुशी दिखती है, जैसे कल एक अच्छी खुशी दिख रही थी, तो आज हाँ, उतनी ही लहर इन्होंने नीचे को कर दी। तो क्या ये लहर जो आज नीचे को कर रही है, वो कल के दिन में खुशी आएगी? तो मुझे लगता है कि ऐसा ही है। तो हाँ, ये एक क्लासिक हम बॉटमिंग आउट जो प्रोसेस है, उसको फॉलो उसमें कर रहे हैं और कहीं हम्म, न कहीं देयर विल बी टू मच वॉलेटिलिटी ऑन बोथ द साइड्स। एवरी हम्म, गुड न्यूज़ विल बी सोल्ड इंटू एंड एवरी बैड न्यूज़ विल बी बॉट इनटू। ये कहीं न कहीं हम उस फ़ेज़ में आ गए हैं और मेन कंसर्न जो रहना चाहिए कि यहाँ से जब वापस बाज़ार चलता है, तो हम्म, क्या जो अर्निंग्स की जो ग्रोथ स्लो डाउन, जो पहले हमारा कंसर्न था इस इवेंट से, क्या हम्म, वो सॉर्ट आउट होता है या नहीं? वो डिपेंड करेगा आरबीआई पॉलिसीज़ पे, कि हमारी हम्म, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे। और मुझे ऐसा लगता है कि सरकारों का और काम कुछ नहीं है। सरकारों का सिर्फ़ और सिर्फ़ काम एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करना है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर राइट, बहुत मेहनत करता है। फाइनेंशियल मार्केट्स को सपोर्ट करना है, एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करना है। सरकार का काम कोई डिफेंस, कोई रॉकेट बनाना नहीं है, कोई गाड़ियाँ बनाना नहीं है, कोई बैंक चलाना नहीं है। अल्टीमेटली ये सब काम प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हैं और जो सरकार का काम है सिर्फ़ इनको क्या कहते हैं, प्रोत्साहन प्रोत्साहन देना।
प्रोत्साहन है। तो हाँ, हाँ, तो कहीं न कहीं हमें लगता है इंडियन गवर्नमेंट को इस चीज़ को देखना चाहिए, एफआईआई इसकी वो बुलानी चाहिए, भैया देखो इंडिया अगर सबसे वीक मार्केट जो इंडिया वर्ल्ड की हो गई और एफआईआई सेलिंग नहीं रुक रही, शुरू में नहीं समझ आया, अब तो समझ आ गया। अब तो अब समझ पूछो में भैया क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? हम क्या करें ताकि आप हमारे पैसे लगाएँ? तो अगर हम्म। सरकार इन चीज़ों में रहती है तो कहीं न कहीं इंडिया की तरफ एफआईआई इसका जो रुख है, वो बदलेगा और मतलब सरकार एफआईआई की ट्रेड सुने, उनकी जो भी कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करे, वो चाहे जी। टैक्सेशन के फॉर्म में हो या किसी और फॉर्म में हो, राइट? और आप पिछला 1.5 साल देखिए हम जून अगर हम डॉलर टर्म्स में देखें, तो हम जून, जुलाई 2024 से टूट रहे हैं और अब हम करेक्ट। मार्च 2026 में हैं और हम कल मैं देख रहा था ऊपर से 25% टूट चुके हैं डॉलर टर्म्स में, 25 प्लस परसेंट टूट चुके हैं। तो कहीं न कहीं यहाँ पे अब वैल्यूएशंस के मोड में मुझे नहीं लगता कि डरने की ज़रूरत है। एक बार हर आदमी जो यहाँ पे लेगा उसको अनिरुद्ध गर्ग की पहचान दर्शकों को बतानी बहुत फेमस इसलिए भी हुए है कि ये बॉटम और टॉप दोनों पकड़ लेते हैं। कैश कॉल ली थी आपने, एक बार नहीं ली, कई बार ली है। मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में पूछा था तो आपने बताया था कि एक बार नहीं, मैं तो बहुत बार ऐसा कर चुका हूँ, एकदम टॉप पे बेच देता हूँ। टॉप से मतलब अंदाजा हो जाता है कि यहाँ पे पीक आउट हो रहा है मार्केट। तो इस समय आप फुली इन्वेस्टेड हैं, हाफ इन्वेस्टेड हैं, कैश रखा हुआ भी थोड़ा देखिए और डालेंगे या क्या है स्थिति? नहीं देखिए मैं इस चीज़ को बताऊँगा कि इस बार हम नहीं बेच पाए। देखिए ओके। हाँ, क्योंकि सबसे पहले तो हम एक मेरा ये शुरू से सोच रही है कि कभी भी कोई बैड न्यूज़ आती है, तो हम उसके बायर्स ही होते हैं। हमें प्रॉब्लम तब आती है कि जब मार्केट में हम मार्केट में कब बेचते हैं, मैं बताना चाहूँगा। हम मार्केट में तब बेचते हैं जब हमें मार्केट में एक्सुबरेंस दिखती है। एक्सुबरेंस का मतलब पहले तो वैल्यूएशंस जो हैं, वो बहुत महँगे हैं। दूसरी बात है जो पब्लिक बिहेवियर है, वो एब्सर्ड हुआ है। ठीक है? एवरीबॉडी एंड एनीबॉडी इज़ इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट लोग अपना काम-धंधा छोड़ के शेयर मार्केट के ट्रेडर वगैरह बन चुके हैं। जब हमें लगता है कि देखो भैया धंधा मार्केट महँगा तो है ही और ये एक्सुबरेंस भी है, तो अब यहाँ से और पैसे नहीं बन पाएँगे, तो एक बार रेस्ट ले लेते हैं। अब ये तब होता है जब मार्केट्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहती हैं। फिर दूसरी बात आती है कि आप हम लगाते कब हैं? हम लगाते तब हैं जब हमें ऐसा लगता है कि मार्केट में टू मच पेसिमिज्म है। ओके, जैसे हमने कब लगाया कि जब हमें डोनाल्ड ट्रम्प के टैरिफ्स फ़रवरी या मार्च में आए, तब हमें लगा कि देयर इज़ टू मच पेसिमिज्म इन द मार्केट और हमने मार्केट में पैसा लगाया। हम फँसते कब हैं? ये भी बहुत ज़रूरी बात है, कोई नहीं बताता। हम फँसते कब हैं? जब मार्केट वीक हो जाती है, कि भैया मार्केट वीक है और जैसे अब हम इन्वेस्टेड थे, तो अब ये पेसिमिज्म की न्यूज़ आई, तो हम क्या कर सकते थे कि लेके बेच के अब सोचते कि भैया थोड़ा सिप कर देते हैं, 30-40 दिनों में माल वापस आ जाएगा। लेकिन हमें ये लगा इतना माल बेचना और फिर उसको वापस लेना, जिस वजह से जो पोर्टफ़ोलियो है उसमें 10-1% की करेक्शन आ गई। लेकिन पोर्टफ़ोलियो क्योंकि अच्छे स्टॉक्स का था, कि जिसमें कोई भी मोमेंटम या एक्सुबरेंट स्टॉक्स नहीं थे, तो उतनी ज़्यादा डाउनफॉल देखने को नहीं मिली। तो यहाँ ऐसी जगह पे फँसते हुए देखिए फिर हर स्ट्रैटेजी का कुछ ना कुछ पॉज़िटिव्स, कुछ ना कुछ नेगेटिव्स रहते हैं। तो हमें ये पता है हम इस चीज़ को ओवरकम करने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि जैसे अब जब बाज़ार टूटा था या हमें समझ आया कि भैया ये ऑयल की प्रॉब्लम आ गई, ऑयल प्रॉब्लम में मार्केट टूटेगा, इतना टूटेगा नहीं पता था कि भैया इतना वीक है इंडिया, पता था इंडिया वीक है, पर इतना वीक है नहीं सोचा था। लेकिन अब जब पता लगा कि इतना वीक है तो अब वैल्यू दिखती है बाज़ार में, तो इस टाइम पे हम स्टे पुट हैं। ओके, तो कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि एक बहुत अच्छे वैल्यू जोन में है मार्केट। यहाँ पे लोगों को अच्छे स्टॉक्स पिक करना चाहिए। हुँ, सरकारी बैंक, पावर थीम, कैपिटल गुड्स, ये बहुत अच्छे पॉकेट्स हैं जहाँ पे आप अच्छे स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं। कैपिटल और मार्केट्स भी। कैपिटल मार्केट से रिलेटेड स्टॉक्स जहाँ पे ये बीएससी एएमसी वाले सारे स्टॉक्स हैं, इसमें भी आप ढूंढ सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू कर सकते हैं। तो ये है, इसमें कोई भी रिकमेंडेशन आप मान के एकदम मत चलिएगा, ये एजुकेशनल पर्पज से है, तो लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए हमेशा। अच्छा ये बताइए, अब तो ये मार्केट की बहुत बात कर, बहुत सारे मैंने फंड मैनेजर से बात करता रहता हूँ, तो बड़ा परेशान रहते हैं बेचारों को, समझ में नहीं आ रहा। आप बड़े मस्ती में घूम रहे हैं, आपको कोई चिंता ही नहीं, आपने कहा छोड़ो यार, अब एंजॉय करते हैं। क्या राज है देखिए, इसका? मेरा ये अब आप कुछ लोग एग्री करते हैं इस बात को, कुछ नहीं करते। हम्म। जैसे कि मैं ये सोचता हूँ कि जब मार्केट बैड न्यूज़ जब तक मार्केट टूट रहा होता है बिना बैड न्यूज़ के, मतलब मार्केट में ये रीज़न ही नहीं पता कि किस रीज़न से मार्केट टूट रहा है,
तब तो हम्म, डरिए। जैसे कि सपोज करिए हम डिफेंस स्टॉक्स की बात कर रहे थे कि भैया टूट रहे हैं और 30% टूट गए और बैड न्यूज तो कोई है ही नहीं। आज भी आप बताइए, हम्म, आपको बैड न्यूज दिखती है कोई डिफेंस स्टॉक्स में? बिल्कुल नहीं। पिछले 2 साल में दिखी? नहीं। तो वहां तो आती है प्रॉब्लम कि भैया हम्म, टूट रहे हो और बैड न्यूज नहीं है। हम्म, पर जब बैड न्यूज आ जाती है तो अब पता ही है कि 5% इधर या 5% उधर में बॉटम लग ही जाएगा, क्योंकि हम्म, लोग आएंगे, ओवर एग्जैजरेट करेंगे, थोड़े दिनों में बताएंगे कि भैया इंडियन इकोनॉमी थोड़े दिनों में बैंकरप्ट हो जाएगी, और फिर मार्केट्स में कैपिचुलेशन होगी और कहीं ना कहीं बॉटम लग जाएगा। अब इस टाइम पीरियड पे सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि ओवर एनालाइज चीजों को ना करा जाए। बढ़िया भाव पे ले लिया। मेरे 100 वाली चीज मैं सोच रहा हूँ, चलो रीजनेबल होके चलते हैं, मैं सोच रहा हूँ 100 वाली चीज मेरी 4 या 5 साल में 200 होगी। अब वो हम्म, 100 से वो 80 रह जाए, 85 रह जाए, 90 रह जाए, उस पर फोकस करने की जगह मैं ये सोचूं कौन सी चीज है जो 200 हो सकती है, हम्म, या कौन सी चीज है जिसमें फंडामेंटल स्ट्रक्चर ठीक है, और रेदर देन कि ये मुझे फंसा लें कि मैं यहाँ पे अपने पोजीशन काट दूं, से बेटर हम्म। है कि मैं इस टाइम पीरियड पे मार्केट को ओवर एनालाइज ना करूं। हाँ, वैसे भी अब ट्रम्प क्या करेंगे इस पर तो हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं। वो तो उनको जो करना है वो करके ही रहेंगे, तो इससे बेटर एब्सोल्युटली, है कि मुझे नहीं, तो ये ये अच्छी लगता है कि स्ट्रैटेजी। मैं हमेशा ये बोलता हूँ लोगों को कि आप अपनी एक लिस्ट बनाइए। जैसे कि हम्म, हमारे बड़े इन्वेस्टर्स के साथ हमने एक्सरसाइज करी है कि आप एक लिस्ट बनाइए। एक नॉर्मल इन्वेस्टर, मैं बोलूंगा नीरज जी, बहुत अच्छी कंपनीज ढूंढ सकता है। उसको बोलिए कि आप लिस्ट बनाइए कि आपको कंपनीज कौन सी अच्छी लगती है, और उन कंपनीज का एक पर्चा बना के अपने पर्स में रखिए। और जब ऐसे इवेंट्स आते हैं, वो सारी कंपनीज लेके रखिए और अगले 3 साल में उन कंपनीज की रिटर्न देखिए। तो आप बिलीव करेंगे कि एक नॉर्मल इन्वेस्टर की चूज करी हुई कंपनी जब सब सही टाइम पे ली जाए, जब केओस एंड कंफ्यूजन है मार्केट में, उस टाइम हम्म, पीरियड पे ली जाए, तो अच्छे से अच्छे फंड मैनेजर को बीट कर देते हैं। करेक्ट। तो बट इतना टाइम है पेशेंस क्या? भी होना चाहिए। हाँ, और आप देखिए अब तो, जैसे सुनील सर कल बोल रहे थे, मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था कि अब तो हम्म, ऐसे इवेंट्स बहुत जल्दी जल्दी आने लग गए हैं। एग्जैक्टली। तो अच्छा, आप आपको इसमें मिल बिलीव जाता है। करते हैं कि अब बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म वाला समय चला गया, अब 2-3 साल से ज्यादा लॉन्ग टर्म की परिभाषा नहीं हो बची, क्योंकि इवेंट इतनी तेजी से अनफोल्ड हो रहे हैं कि आप 10 साल लेके किसी स्टॉक को नहीं बैठ सकते, देखिए, रिव्यू करना पड़ेगा। मुझे इससे ज्यादा ये लगता है कि अम, आपको ये देखना पड़ेगा। देखिए, मार्केट में सबसे पहले आपको अपना कैरेक्टर डिटरमिन करना पड़ेगा कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर हैं। क्या आप उस हम्म, टाइप के वैल्यू इन्वेस्टर हैं कि 4 साल आपका शेयर ना चले तो आप वेट सकते हैं कि कर सकते हैं कि भैया मुझे पता है कि ये एक हम्म, वैल्यू स्टॉक है और इसमें ये काम हो रहा है, और मैं अल्टीमेटली तो मार्केट को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अगर आप उस टाइप के इन्वेस्टर हैं तो वेल एंड गुड। जैसे मेरे साथ क्या है कि हमें ये लगता है कि हर 2 3 4 मैक्सिमम 4 साल में हमारी जो रिटर्न है वो आनी चाहिए। तो हम हम्म, 3 से 4 साल का पर्सपेक्टिव ही लेके चलते हैं। लेकिन correct, अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे अब ऐसा भी लगता है कि दिस वर्ल्ड, द चेंज इन द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग हम्म, एट अ वेरी फास्ट पेस। इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग थिंग्स एट अ वेरी वेरी फास्ट पेस। जो चीज बहुत सालों से हम ये बोलें कि नॉर्मल बनी हुई थी, कि जैसे हम ये बोलते थे कि जो जितनी भी कंपनीज है, HUL है, गोदरेज है, डाबर है, ये कंपनीज डिफेंसिव्स हैं। पर अगर आप कुछ टाइम से देखेंगे कि अगर मार्केट नहीं चल रही तो डिफेंसिव्स की पिटाई ज्यादा हुई है, कम नहीं हुई है। एग्जैक्टली। क्यों? क्योंकि कंजम्पशन पैटर्न टेक्नोलॉजी के आने से चेंज हो गया। तो अगर कोई आदमी है जो ये बोलता है कि मैं तो जी पिछले 20 साल, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को मैं, अच्छे बेहतरीन, मेरे से कहीं अच्छे इन्वेस्टर्स को मैं जानता हूँ जिन्होंने 20 20 25 25 30 30 सालों से HUL, नेस्ले जैसे स्टॉक्स होल्ड करे हुए हैं। पर अगर मैं पिछले 5 साल में बोलूं तो रिटर्न ऑलमोस्ट डिविडेंड के रिटर्न को छोड़ के जीरो है। जीरो। है? तो क्यों चीजें चेंज हो रही हैं मार्केट में, और ये आपको चूज करना पड़ेगा अपने हिसाब से कि आपकी खुद की बेंट ऑफ माइंड क्या है। मेरी बेंट ऑफ माइंड कभी ये नहीं रही कि हाँ मैं 5 साल जीरो रिटर्न पे बैठ सकता हूँ, कि मुझे पता है कि ये मेरी वैल्यू इन्वेस्टिंग रहेगी। लेकिन ओवरऑल हमें ये लगता है कि अगर आप अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं, पर पहले अपनी साइकोलॉजी डिटरमिन करिए, फिर अपना इन्वेस्टमेंट स्टाइल डिटरमिन करिए। बिल्कुल परफेक्ट है ये बात, क्योंकि इतना तेजी से बिजनेस में डिसरप्शन है, इतना टेक्नोलॉजी बदल रही है, इतने सारे पैसे आ गए मार्केट में, तो हर आदमी पेशेंट नहीं होगा ना कि 20 साल तक लेके बैठे। कुछ तो उसमें जी। इंटरडे वाले भी हैं, तो बहुत ज्यादा डिसरप्शन है। तो एक तो रिव्यू करते रहें पीरियडिकली, 6 महीने 8 महीने में देखें, और 3 साल का एक व्यू बना के चलें, 3 साल में मुझे इतना रिटर्न मिलेगा, मिला तो ठीक है, नहीं तो चेंज क्यों, शादी थोड़ी कर रखी है उस स्टॉक से, चेंज करो उसको। जी, और मैं तो बहुत इन्वेस्टर्स से ये बोलता हूँ कि आप ऑन ग्राउंड कंजम्पशन देखिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम्म, कि अगर हम ये देखते
कि टेलीविजन इंडस्ट्री, जो डिश टीवी वगैरह के थ्रू से कब हमने छोड़ के, जो हमारी यंगर जनरेशन है या हम हैं, कब हम यूट्यूब वगैरह पे शिफ्ट हुए। तो बहुत पहले हमें ये समझ आ जाता कि ये जो टेलीविज़न इंडस्ट्री है, जिसमें आपने तो इतने साल काम किया है, कि कहीं न कहीं उसमें एक डिसरप्शन हो गई है। तो करेक्ट। सिमिलरली अगर हम ये देखते कि पहले हम किराने की दुकान पे कितना जाते थे या अब कितना जाते हैं। सिमिलरली हम रेस्टोरेंट में जाके कितना खाते थे वर्सेस आज हम कितना खाते हैं। हम पहले एयर ट्रैवल कितना करते थे वर्सेस हम आज कितना करते हैं। तो ये बड़ी एक नॉर्मल चीज़ है जो हमें ऑन ग्राउंड समझ आ जाती है। अगर हम, क्योंकि जो अल्टीमेट कंज्यूमर है, या फिर मेरी सेविंग्स पहले बैंक में कितनी प्रोपोर्शन रहती थी, अगर ₹100 है, तो कितने मैं बैंक में रखता था और कितने म्यूचुअल फंड में रखता था। तो ऑन ग्राउंड आपको समझ आ जाएगा कि गेम तो माइक्रो से ही घूम रही है। आपके घर से ही देश की इकोनॉमी चल रही है। नहीं, बहुत सही बात कही आपने। मुझे कोविड में चूँकि अखबार बंद हो गए थे, तो बीइंग जर्नलिस्ट हम लोग कम से कम 8-10 अखबार रोज़ पढ़ते थे बिफोर कोविड। कोविड के बाद वो बंद हो गए थे, 1-2 महीने आए नहीं, फिर आदत थोड़ी छूट गई, तो हम लोग ऑनलाइन पढ़ने लगे। अब आज मेरी आदत ये है कि मुझे अखबार पढ़ने में बड़ा आलस आता है, मैं पढ़ ही नहीं पाता हूँ, मैं तो सब ऑनलाइन ही पढ़ता हूँ। हुँ, जबकि पढ़ना चाहिए, पेपर मेरे घर में एक भी नहीं आता। मतलब 5 साल हुँ, से मैंने कोई अखबार पढ़ा ही नहीं है। मैं जो कुछ पढ़ता हूँ ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ूँगा, मुझे न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ना तो भी लूँगा, फाइनेंशियल टाइम्स मतलब अब अखबार नहीं पढ़ तो ये चेंज है। इसको रिकॉग्नाइज़ अगर आपने कर लिया, कि ग्राउंड पे क्या चेंज हो रहा है, तो होगा। और टीवी एब्सोल्युटली। तो अब लोग वाक़ई नहीं देखते, अब तो सबके हाथ में मोबाइल है, स्मार्टफ़ोन है और टीवी देख रहे हैं लोग उसपे, टीवी क्या यूट्यूब देख रहे हैं। एनीवे खैर अनुराग बहुत अच्छी बात कही आपने कि एक बॉटम फॉर्मिंग के लगभग है मार्केट, थोड़ा और गिर जाए क्या फ़र्क पड़ता है? अगर आपने अपना नज़रिया 2-3 साल बनाया तो वहाँ पे ले सकते हैं और कुछ सेक्टर्स की हमने इसमें चर्चा की है। और बाकी फंड मैनेजरों की तरह आप बहुत परेशान नहीं, ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत सारे फंड मैनेजर तो बेचारों को समझ में नहीं आ रहा कि यार क्या हो क्या रहा है मार्केट में, रोज़ जहाँ पे लो वहीं से सर गिर मैं जाता जब है। भी परेशान हुआ हूँ ना, तो मैंने अपने इन्वेस्टर्स को डबल परेशान किया है। तो एक चीज़ समझ आ गई कि खुद परेशान नहीं होंगे तो इन्वेस्टर भी परेशान नहीं होगा। तो अब इन्वेस्टर की बिल्कुल। परेशानी ना हो, इसलिए खुद परेशान होना कम कर दिया। बहुत बढ़िया किया आपने। थैंक यू सो मच। एन्जॉय करिए, घूमिए देश-विदेश में, जब तक मार्केट ठीक होगा तब देखा जाएगा। तो थैंक यू सो जी, मच अनिरुद्ध, बहुत मज़ा आया बातचीत करने में। होपफुली लोगों को इससे काफ़ी समझ में आएगा और आपकी बड़ी डिमांड रहती, कई लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि अनिरुद्ध जी को लेके आओ, 1 साल हो गया पहले बात की थी, अब दोबारा बात ही नहीं की। तो फिर हमने कहा चलो अनिरुद्ध जी से बात की जाए, उनका व्यू समझा जाए। थैंक यू सो मच और चैनल को लाइक थैंक यू करिए, सो मच। सब्सक्राइब करिए और इससे जो कुछ सीखे उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।